नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 1 और पेपर फर्स्ट है, जो ऑनर्स, सब्सिडरी और जनरल, ये तीनों इस टॉपिक से आ सकते हैं। टॉपिक का नाम है भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति तथा विकास का संक्षिप्त इतिहास। आज हम चर्चा करेंगे भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति तथा विकास का संक्षिप्त इतिहास। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान के विषय पर मुख्यतः अमेरिकन तथा ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का कब्जा रहा है। किसका रहा है? ब्रिटिश और अमेरिकन का हमेशा से मनोविज्ञान पर कब्जा रहा है, किंतु भारतीय मनोवैज्ञानिकों तथा अन्य देशों के वैज्ञानिकों का भी कम योगदान नहीं है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में सक्रिय योगदान अपना दिए हैं। क्या किए हैं? बहुत ही सक्रिय योगदान अपना दिए हैं। भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास को समझने के लिए इसे हम कि 2 भागों में बांटेंगे। पहला है प्राचीन भारत में मनोविज्ञान और आधुनिक भारत में मनोविज्ञान। जैसा कि प्राचीन भारत में मनोविज्ञान की जो स्थिति थी वह आधुनिक भारत की स्थिति में बिल्कुल भिन्न थी। उस समय भारत में मनोविज्ञान विभिन्न तरह के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों से ओतप्रोत था। क्या था? दार्शनिक और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत था। पुरातन भारतीय मनोविज्ञान की झलक ऋग्वेद एवं उपनिषद से मिलता है। उसमें व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे मन, आत्मा, इंद्रियां आदि की विशेष चर्चा मिलती है। क्या होता है? कि सबसे पहले कि ऋग्वेद और उपनिषद से जो है उसमें ज़्यादातर मिलते थे, और किन किन पहलुओं पर, यानी कि मन, आत्मा, इंद्रियां आदि पर विशेष चर्चा मिलती है। उस समय मनोविज्ञान को मन को अनुशासित रखने वाला एक शास्त्र के रूप में समझा जाता था। क्या रखता था? मन को कि अनुशासित रखने के लिए उसको एक शास्त्र के रूप में समझा जाता था। भगवत गीता इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। कौन सा? भगवत गीता। भारत के पुरातन मनोविज्ञान में वेदांत और योग का भी महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। पुरातन भारतीय मनोविज्ञान में उन तंत्रों पर अधिक बल डाला गया है जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियां पर नियंत्रित स्थापित कर सकता है। पुरातन मनोविज्ञान में कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया या व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डाला गया है। बौद्ध दर्शन, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध ने प्रत्यक्षरण को एक ऐसा संज्ञान माना है जो कल्पना से मुक्त होता है। जैन धर्म में दर्शन और ज्ञान में अंतर करते हुए प्रत्यक्षरण की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रत्यक्षरण को इह कहा गया है। न्याय दर्शन के प्रेरणा महर्षि गौतम ने भी प्रत्यक्षण को एक संज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल के अनुसार प्रत्यक्षरण में मन, ज्ञानेंद्रियां तथा बुद्धि सम्मिलित होती है। ध्यान योग की भी विशेष चर्चा की गई है। स्मृति एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जिसे पुरातन मनीषियों द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया है। गीता के अनुसार विस्मरण को स्मृति कहा जाता है। गीता के अनुसार विस्मरण को स्मृति कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार कल्याण एक विकल्प है, एक ऐसी प्रतिमा है जो बिना किसी तरह के आधार या तत्व के ही शब्द द्वारा उत्पन्न होती है। भारतीय मनोविज्ञान में मानव व्यक्तियों के सिद्धांतों का विकास उपनिषद, संख्या एवं योग तंत्र में विशेष रूप से हुआ है। इसका उल्लेख भागवत गीता में भी मिलता है। भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को जीवात्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवात्मा कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जीवात्मा का वास होता है, जो व्यक्ति में भी सभी तरह के दैहिक एवं मानसिक संरचना में होने वाले सभी परिवर्तनों के आधार पर दौरान भी अपनी मौलिक अवस्था में बल रहता है।
व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या वैदिक साहित्य में भी मिलती है, जहाँ व्यक्ति को एक जटिल संरचना के रूप में समझा जाता है। उपनिषद में व्यक्तित्व का केंद्र जीवात्मा होता है। सांख्य दर्शन के व्यक्तित्व के संपूर्ण मनोदैहिक एवं आध्यात्मिक विद्या का विश्लेषण प्रकृति एवं पुरुष के स्वभाव तथा उनके अंतर स्वभावों का पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्तित्व के 13 अंग बतलाए गए हैं। इसमें व्यक्तित्व के 13 अंग बतलाए गए हैं। योग सिद्धांत में व्यक्तित्व का बहुआयामों संरचना माना गया है। इसमें चेतना को एक नया एवं बड़ा आयाम देकर व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। व्यक्तित्व के अधिगम्य सिद्धांत के व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए मात्र मनन पर बल डाला गया है। किस पे डाला गया है? मतलब कि मनन पर। आधुनिक समय में भारत में मनोविज्ञान के विकास का इतिहास 1915 ईस्वी में हुआ था, जब पहला भारतीय मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता विश्वविद्यालय में खोला गया। तो भारत में मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाला विकास लगभग शैक्षणिक वातावरण तक ही सीमित था। कहाँ तक था? शैक्षणिक वातावरण तक ही था। फिर 1922 में प्रोफेसर गिरीश शेखर बोस ने भारत में मनोविश्लेषणात्मक सोसाइटी की भी स्थापना की। कब की? 1922 में प्रोफेसर गिरीश ने। 1925 में भारतीय मनोविज्ञान संघ की स्थापना की गई। फिर 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। 1946 ईस्वी में भी विभाग खोले गए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विभाग और तथा अप्लाइड मनोविज्ञान का विभाग आजकल भारतवर्ष में लगभग करीब 60 विश्वविद्यालय हैं जहां मनोविज्ञान विभाग कार्यरत है। इसमें स्नातकोत्तर डिग्री के अलावा शोध कार्य एवं पीएचडी की भी उपाधि दी जाती है। इस कार्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों का प्रकाशन के लिए कुछ जर्नल भी निकाले जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल स्टडी, इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडियन साइकोलॉजी रिव्यू इत्यादि। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक शोध पारा शैक्षणिक संस्थानों में किए जाते हैं। भारत सरकार ने कुछ ऐसे संस्थानों को खोल रखा है जो न केवल शोधों को ही बल्कि समाज विज्ञान के पूरे क्षेत्र में शोध करने के लिए विशेष अनुदान देता है। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च भारत में मनोविज्ञान में पीएचडी करने वाली की संख्या कई हजारों में है। भारत में मनोविज्ञान का पेशेवर संगठन भी है। भारत में मनोवैज्ञानिकों का पेशेवर संगठन भी है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ जो अपना एक विशेष जर्नल भी प्रकाशित करता है, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन तथा इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में मनोविज्ञान एवं शैक्षणिक विज्ञान का एक विशेष विभाग है, जिसके सदस्य लोग जो है प्रतिवर्ष जनवरी में देश के किसी एक पूर्व निर्धारित स्थान पर मिलते हैं और मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक विषयों पर किए गए शोधों के ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। भारत में मनोविज्ञान होने वाले शोधों का एक समन्वित विस्तृत तस्वीर उपस्थित करने के उद्देश्य से ICSSR ने 1972 में सर्वे ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी का प्रकाशन किया। आधुनिक समय में भारतीय मनोविज्ञान की सक्रियता 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक रही है, जैसे कि नैदानिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की समीक्षा प्रोफेसर बी कृष्णन ने की है। किसने? नैदानिक मनोविज्ञान की जो है क्षेत्र की समीक्षा जो है प्रोफेसर बी कृष्णन ने की है और इसका एक अलग विभाग 1938 में कोलकाता विश्वविद्यालय में खोला गया। व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र की समीक्षा प्रोफेसर
टी.ई. शानमुगम ने की। किसने की? व्यक्तित्व विकास की टी.ई. शानमुगम ने की। कब की? 1938 में। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र की समीक्षा प्रोफेसर आर.एन. रथ ने की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र की समीक्षा प्रोफेसर V.K. कोथुरकर ने की। औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की समीक्षा प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा ने की। ICSSR ने मनोविज्ञान के किए गए शोधों में कई सर्वेक्षण कराए हैं और उनका प्रकाशन भी किया है। द्वितीय सर्वेक्षण के संपादक प्रोफेसर उदर पारीख यह प्रकाशन 1980 से 1981 में किया गया। ICSSR का तीसरा सर्वेक्षण 1988 में प्रकाशित किया गया। इसके संपादक प्रोफेसर जनक पांडे थे। कौन थे? प्रोफेसर जनक पांडे हैं। ICSSR चौथा सर्वेक्षण 2001 में प्रकाशित किया गया। इसके संपादक प्रोफेसर जनक पांडे हैं। इन सर्वेक्षणों में इस शास्त्र की कमजोरियां एवं गुणों को उजागर किया गया। साथ ही इनमें शोध के विषय में परिवर्तन एवं खिसकाव पर भी बल डाला गया। आधुनिक समय में भारतीय मनोविज्ञान द्वारा किए गए शोधों को 1950 से 70, 1971 से 76, 1977 से 86, 1987 से 93 4 अवधियों में बांट कर किया गया। इन सर्वेक्षणों का प्रकाशन 33 जिल्दों में किया गया है। कितने में? 33 जिल्दों में। फिर भी भारतीय मनोविज्ञान की निर्भरता आज भी जो सोचने वाली बात है कि पश्चिम देशों के मनोवैज्ञानिकों एवं उनके शोध कार्यों पर अधिक बनी रहती है। अब हम इस टॉपिक को यही समाप्त करेंगे। ये टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर डाउट, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो के द्वारा इसको मैं ज़रूर समझाऊंगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। धन्यवाद।